हेलो टू ऑल ऑफ यू, होप यू आर गुड एंड डूइंग गुड विद योर सब्जेक्ट ऑल्सो। सो बेटे, आज की डिस्कशन हमने करनी है। आपको वीडियो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की मिल चुकी है और उस वीडियो में मैंने कहा था कि हम अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स से रिलेटेड, जो कि 3.2 एक्सरसाइज का पार्ट है, उससे रिलेटेड, उन इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बोर्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है। A and B are two candidates seeking admissions in a college. The probability that A is selected is 0.7 and the probability that exactly one of them is selected is 0.6. Find the probability B is selected. Yes, moving with the solution part. I hope आपने इंडिपेंडेंट इवेंट्स की वीडियो को अच्छे से गो थ्रू हो गए होंगे, क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, कोई भी अदर क्वेश्चंस करने का, बोर्ड क्वेश्चंस हो या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हो, उसका बेनिफिट नहीं होगा। तो प्लीज उस वीडियो से अच्छे से गो थ्रू होना है, और इसी विश के साथ कि आप उससे गो थ्रू हो गए। हम स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन पार्ट को। यस, अब हमें जो हमारे पास दोनों कैंडिडेट्स है ए एंड बी, ठीक है, उनके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटीज हमें दे रखी है। तो पहले तो हम इवेंट को मेंशन करते हैं। लेट ई बी द इवेंट सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ए एंड एफ इवेंट क्या है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बी। इन दोनों को हमने मेंशन कर लिया। फ्रॉम द क्वेश्चन, ई एंड एफ दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्योंकि एक की सिलेक्शन दूसरे की सिलेक्शन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डाली। उनके अपने अपने चांसेस उन्होंने दे रखा है। ये नहीं कि अगर ए सिलेक्ट हो गए तो बी के सिलेक्ट होने के चांसेस और कम हो जाएंगे। नो, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट देखो, यहाँ वर्ड नहीं लिखा, जैसे उस वीडियो मैंने आपको समझाया था कि विद रिप्लेसमेंट लिखा हुआ होता है। तो यहाँ आपने अपने माइंड में कैलकुलेट करना है या सिचुएशन को समझना है कि एक दूसरे पर इंपैक्ट नहीं डाल रहा, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का ही पार्ट है ये। यस बेटा, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये हमें क्वेश्चन में दे रखे है, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ऑफ ई, इसके चांसेस के 0.7 है, तो इतना दे रखा है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम, उनके सिलेक्ट होने के 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज 0.6। अब हमें पता है कि एग्जैक्टली वन का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट, एग्जैक्टली वन है ना, इट मीन्स या तो सिर्फ ए सिलेक्ट होगा, बी नहीं होगा, कैंडिडेट ए सिलेक्ट होगा और बी नहीं होगा, या फिर कैंडिडेट बी सिलेक्ट होगा और ए नहीं सिलेक्ट होगा। अगर कैंडिडेट ए सिलेक्ट हो रहा है तो वो ई से रिप्रेजेंट होगा, और कैंडिडेट बी नहीं सिलेक्ट हो रहा है तो नॉट एफ से रिप्रेजेंट हुआ। ये इंटरसेक्शन एफ नॉट एफ। ऐसे ही यूनियन ऑफ सेकंड ऑप्शन क्या हो सकते हैं, यूनियन मीन्स हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है कि बी सिलेक्ट हो बट ए सिलेक्ट ना हो। बी सिलेक्ट होने का मतलब है एफ, और ए के ना सिलेक्ट होने का मतलब है नॉट ई। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर। या अब ये वाली टर्म भी, ये पार्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में, जो हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट की वीडियो थी, उसमें मैंने ये समझा दिया था कि जो ये टर्म है यूनियन है, ये सेपरेट होकर क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन नॉट एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इंटरसेक्शन एफ, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। और ये कैसे प्लस में बन गया, वो रीजन भी मैंने आपको यहाँ समझा दिया था, तो आप प्लीज वहां से गो थ्रू हो जाना। एक स्पीड से यहाँ पर भी उस चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं कि सपोज हम इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वाला पार्ट बी से रिप्रेजेंट होता है। मीन्स कुछ ऐसा है, अगर हम ई इंटरसेक्शन नॉट एफ को ए से रिप्रेजेंट करें हैं और नॉट ई इंटरसेक्शन एफ को हम बी से रिप्रेजेंट करें हैं, तो ये टर्म हमारे पास बन गया बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये ए है और ये बी है, और ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके इक्वल हो जाता है ना। यस, अब इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन आपने लेनी है। इसमें क्या है, ओनली ई, यहाँ पर क्या है, ओनली एफ। तो यहाँ सिर्फ ई है और यहाँ सिर्फ एफ है, तो इसका मतलब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। ये 0 होगी तो आपका फॉर्मूला सिर्फ यहाँ तक रह जाता है। मीन्स जो यूनियन है वो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी के सम में कन्वर्ट हो जाती है। यही हमने किया ना, यूनियन ऑफ दिस प्लस दिस इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन और नहीं समझ में आ रहा हो, वैसे ऐसे लिखोगे तो प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। अदरवाइज आप लैंग्वेज से मूव करो, सिर्फ एग्जैक्टली वन ऑफ देम है ना, सपोज हम इसको लिखते नहीं, एग्जैक्टली वन ऑफ देम मीन्स ई सिलेक्ट हो रहा है और एफ नहीं सिलेक्ट हो रहा, मतलब ई की प्रोबेबिलिटी है और साथ में नॉट एफ की लेनी है, और फिर दूसरी तरफ आपने एफ की लेनी है और नॉट ई की लेनी है, एक टाइम पर ई की लेना है। ठीक है, तो दूसरा नॉट ई या नॉट एफ से रिप्रेजेंट हो जाता है। अब बस बेटे, इंडिपेंडेंट इवेंट है, अब हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ, इट बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ एंड इट इज नॉट ई, और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, बस आप वैल्यूज पुट कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.7, ए के सिलेक्ट होने के चांसेस 0.7 है,
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ, ये हमें पता नहीं, हमने फाइंड आउट करनी है। नॉट एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, क्योंकि अगर ई के सिलेक्ट होने के चांसेस, ए के सिलेक्ट होने के चांसेस 0.7 थे, तो ए के ना सिलेक्ट होने के चांसेस क्या हैं, 0.3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना हो गया, 0.3। ये पार्ट सेम 0.6 हमें दे रखा है क्वेश्चन में। बस अब आपके पास रहता है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट। तो अभी हम इसको जल्दी से स्पीड से कर लेते हैं। इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया, ये हो गया 0.7 इंटू माइनस ऑफ 0.7 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये हो गया 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और ये 0.6 एज इट इज है। ये पार्ट सेम, ये आफ्टर कैलकुलेशन हो गया माइनस 0.9 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और 0.6 सेम। तो अब आप इसको ले जाओगे राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड पर, ये राइट हैंड साइड पर आ गया, तो ये बन जाएगा। और लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ गया, 1/4। तो बस आपने एक यही फॉर्मूला था जिसको आपने अच्छे से सॉल्व करना है। इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, मैंने ये भी समझा दिया कि लिख पाओ ऐसा बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो चीज़ कर रहे हैं वो आपने, ये टर्म आपने ऑलरेडी जो फर्स्ट पार्ट हमने सेंड किया, मैंने आपको सेंड किया था फर्स्ट वीडियो, उसमें ये लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो रिलेट कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वीडियो से गो थ्रू अच्छे से होना है। चलो अब हम मूव करते हैं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, अब हम सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यस, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ए स्पीक्स ट्रूथ इन 60% ऑफ द केसेस एंड बी इन 90% ऑफ द केसेस। तो ये तो उनके चांसेस हो गए सच बोलने के। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर का मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब हो गया कि अगर कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब कि व्हेन ए स्पीक्स ट्रूथ तो उस टाइम बी टेल्स अ लाई, ये अगर सच बोले तो ये झूठ बोलेगा। या फिर ये हो सकता है बी स्पीक्स ट्रूथ, दैट मीन्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम ए टेल्स अ लाई, ये सच बोलेगा तो ये झूठ, और जब ये झूठ बोलेगा तो ये सच बोलेगा तो ए ने झूठ बोलना है। कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे एक दूसरे को, एक सच बोल रहा है तो दूसरे ने झूठ बोलना है। और सेकंड पार्ट में क्या है, एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। एग्री होने का मतलब होता है कि या तो दोनों ही सच बोल रहे होंगे उस टाइम एग्री करें, या दोनों हो सकता है झूठ बोल रहे हैं, मीन्स आपस में दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ मैच करिए उनके स्टेटमेंट। सच है तो दोनों ही सच बोल रहे हैं, झूठ है तो दोनों झूठ बोल रहे हैं। सीबीएसई में 2003 और 13 दोनों में आया है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना है। पहले हम इवेंट्स को मेंशन करें। ई क्या है, ए स्पीक्स ट्रूथ, और एफ इवेंट क्या है, बी स्पीक्स ट्रूथ। ठीक है, ये सच बोलने से रिलेटेड है इवेंट। मीन्स जब ए सच नहीं बोलेगा, ए टेल्स अ लाई, तो वो होगा नॉट ई। व्हेन बी टेल्स अ लाई, वो रिप्रेजेंट होगा नॉट एफ से। क्लियरली ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि एक दूसरे उन्होंने अपना अपना बोलना है। ए के कुछ भी बोलने का बी के बोलने पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है जो, वो हो जाती है आपके पास 60/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 60/100, क्योंकि 60% बोला है। आफ्टर कैलकुलेशन बी इट बिकम्स 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, उसके सच बोलने का, बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, एफ मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मीन्स व्हेन बी स्पीक्स ट्रूथ, एंड इट इज 90%, मीन्स 90/100, एंड आफ्टर कैंसिलेशन इट बिकम्स 9/100। तो ये अब आपने माइंड में रखना है। Probability of E 3.5 and probability of F is 9/10. In the first part they are saying contradict each other. तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाता है contradict each other का मतलब है A speaks truth and B tells a lie. ये क्या बन गया, E intersection not F. ठीक है, एंड सेकंड क्या हो सकती है, ये हो सकता है कि A tells a lie and B speaks truth, तो वो होगा not E intersection F. ये दो टर्म्स हैं और इन दोनों को हमने करना है, तो होगा एग्जैक्टली वन वाली केस होगी ना ये, तो एक तरह से तो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर यूनियन, इनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो। और ये अब आपको ये हम डिस्कस कर चुके फर्स्ट पार्ट में भी कि ये टर्म जब हम इसे ओपन कर लेते हैं, ये यूनियन वाला पार्ट, तो ये टर्म बन जाता है प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन नॉट एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इंटरसेक्शन एफ हो गया। इसको बेटे सेपरेट कर लेना, स्पीड से करते जाओ। इसको सेपरेट किया, ये सारे रीजन आप जानते हो, वैल्यूज पुट करनी है। इनको सेपरेट क्यों करना है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इवेंट से। प्रोबेबिलिटी ऑफ E, इसकी वैल्यू कितनी है 3/5, जो कि हमने कैलकुलेट की है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितनी है हमारे पास 9/10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट F कितनी हो जाएगी 1/10, 1 माइनस 9/10 इज 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज 3/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E कितनी हो जाएगी 1 माइनस 3/5, इट बिकम्स 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 9/10। सारी वैल्यूज पुट कर दी, और आफ्टर जब हम वैल्यूज पुट कर दे हमने कैलकुलेशन करनी होती है। देखो आफ्टर कैलकुलेशन के बाद ना हमें इतना मिलेगा,
21/50। हमने इसको अपॉन 100 बनाया। उसका रीजन ये है कि क्योंकि उन्होंने हमसे मांगा है क्वेश्चन में इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, मीन्स हमें परसेंटेज में आंसर देना है, इसलिए हमने अपॉन में 100 बनाना प्रेफर किया। तो मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या बन गया लास्ट में हमारे पास 42%, मीन्स इन 42% केसेस दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। ठीक है, अपॉन में 100 बनाने का रीजन ये था, और इसको ज्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि इसका मीनिंग क्या है। सेकंड क्या था, एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। एग्री होना चाहिए, सेम मीन्स ये हो सकता है कि ए एंड बी बोथ स्पीक्स ट्रुथ, या फिर सेकंड क्या हो सकता है, ए एंड बी बोथ टेल्स अ लाई। और बोथ स्पीक्स ट्रुथ मतलब क्या है, दोनों केस है ना, इसलिए मैंने दोनों को लेना, हमने इसलिए यूनियन से रिप्रेजेंट किया। जब दोनों सच बोल रहे हैं तो होगा ई इंटरसेक्शन एफ, बट जब दोनों ही झूठ बोल रहे हैं तो वो क्या बनेगा, नॉट ई इंटरसेक्शन नॉट एफ। और अगेन जो ये यूनियन वाला पार्ट है इसको हम सेपरेट कर लेंगे, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इंटरसेक्शन नॉट एफ। ठीक है बेटा, क्योंकि अगेन इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ज्यादा उसको हमने खींचना भी नहीं है, ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको ऐसे लिख सकते हो। बस अब हमने पुट करनी वैल्यूज, ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ। उसके बाद बस हम पुट करेंगे उनकी वैल्यूज। तो यहाँ पर हमने सेपरेट करके वैल्यूज पुट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 9/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की प्रोबेबिलिटी 3/5 है तो इसकी होगी 2/5, नॉट एफ की प्रोबेबिलिटी 9/10 है ना, तो 1 - 9/10 इज 1/10, और इसको भी आप कैलकुलेट करोगे, अगेन हमारे पास कितना आएगा 29/50। परसेंटेज में बनाना है इसलिए डिनोमिनेटर में 100 बनाना था, तो हमने 2 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, और वो कितना है 58%। मीन्स 58% केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो दोनों एग्री करेंगे, चाहे वो सच बोले दोनों या दोनों ही झूठ बोले। तो आपको केसेस समझ में आ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिर भी अगर जो हम डिस्कस करें ना क्वेश्चन बेटा, कहीं भी डाउट है तो मार्क करके आपने डिस्कस करना है टीचर से अपने, मीन्स आप मुझे भी बता सकते हो अगर आपको लग रहा है, मतलब ये वीडियो में मैं अपने लिए ही बोल रही हूँ कि आप मेरे से डिस्कस करो, स्पेशली इसलिए कि जहां जहां प्रॉब्लम होगी ना बेटे, मैंने हमेशा सिखाया कि डाउट उसी दिन ही डिस्कस हो जाए तो बेटर होता है, उसको हम जितना खींचेंगे वो आगे और डाउट ही बनते जाते चीजें। यस बेटे, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको लास्ट वीडियो मैंने सेंड की थी उसमें मैंने बताया था कि एक एग्जाम्पल है 30th एग्जाम्पल मिसलेनियस एक्सरसाइज का, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एग्जाम्पल पार्ट था तो मैंने आप तक रखा था। वैसा ही क्वेश्चन अब हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ये सीबीएसई में 2016 में आ चुका है, और इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके 2015 में भी एक क्वेश्चन आया है, जैसे मैं वो आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में देंगे। सुनिए अब क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी थ्रोज अ पेयर ऑफ डाइज ऑल्टरनेटली 1 by 1, ए विंस अ गेम इफ ही गेट्स अ टोटल ऑफ 7। ए कब जीतता है, जब उसके पास 7 आता है एज अ टोटल। ठीक है, 7 टोटल का मतलब जैसे 1 6, इन दोनों का सम 7 हो गया, 2 5, इनका सम 7 है, ऐसे पेयर आ जाते हैं। बी विंस द गेम इफ ही गेट्स अ टोटल ऑफ 10। बी कब जीतता है, जब उसके पास जो टोटल है वो 10 होना चाहिए। तो टोटल 10 कैसे हो सकता है, जैसे 4 6 5 5, ये सम, इन सब का सम कितना बन रहा है 10। इफ ए स्टार्ट द गेम, गेम हमेशा गेम यहाँ पर स्टार्ट करा है ए, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस। गेम ए ने स्टार्ट करनी है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए कि बी जीते। अब ये हो सकता है कि पहली बार फेंके बी की टाना है, उसने डाई को थ्रो किया, पेयर ऑफ डाई को, और जीत जाए। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो फर्स्ट टाइम ही जीत जाए, हो सकता है वो सेकंड टाइम फेंकने पर जीते या थर्ड टाइम फेंकने पर जीते। तो ये मूव होता ही रहेगा, हमें नहीं पता कब जीतेगा, तो ये हम कॉन्टिन्यूसली आगे चलती रहेगी टर्म। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगी जो हम बोल रहे हैं उसको कैसे आपने हैंडल करना है। यस बेटा, अब इवेंट हमने ले लिया, ए विंस व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस थ्रू। जब पेयर ऑफ डाई को फेंका हमने तो ए जीतना चाहिए, और ए कब जीतता है, जब उसके पास सम आता है 7। और 7 सम किस किस से बन सकता है, 1 से स्टार्ट करना है। आपको हमेशा समझाया कि हमेशा स्टार्टिंग से करो, जो आपको लगता है रिलेटेड पेयर उसको लिखते जाओ। तो 1 6 2 5, ये भी 7 है, 3 के साथ 4 होना चाहिए तब 7 होगा, 4 3 7 सम। फिर हम 5 पर आएंगे तो 5 के साथ हमें 2 लेना है ताकि सम 7 बने। 6 के साथ क्या लेंगे 1। ठीक है, तो ये सारे पेयर्स हो गए जब हमारा सम 7 है, मीन्स इनमें से कुछ भी पेयर आएगा तो ए के जीतने के चांसेस है, ए उस टाइम जीतेगा। इनमें से अगर कोई पेयर आ जाता है तो जो इन पेयर्स के आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी होगी, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी। कितने पेयर्स हैं, ये काउंट करेंगे तो 6 पेयर्स है, और टोटल हमारे पास कितने होते हैं, जब पेयर ऑफ डाई को हम फेंकते हैं तो 36 होते हैं,
है ना। और कैसे समझाती हूँ मैं आपको कि वो कैसे करना होता है। बेस एलिमेंट 6, पेयर ऑफ डाई हमने 2 बार थ्रो किए तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाते हैं 36। तो आउट ऑफ 36 हमारे पास 6 जब है ये वाले पेयर्स आते हैं तो हमारे ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी ए जीत सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी 6/36। ये मैंने लिखा है 6/36, इट इज 1/6। ये तो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मीन्स ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी। एफ के लिए क्या है बी विंस। बी कब जीतता था जब उसका सम क्या आना चाहिए 10 पेयर ऑफ डाइस पर। तो वो तो 4 से, क्योंकि 3 के आप 1 के साथ कुछ लो, 2 या 3 में से किसी के साथ भी कुछ लोगे तो 10 नहीं बनेगा। तो 4 6 5 5 6 4 सिर्फ यही पेयर्स हैं जिनका सम कितना होता है 10। ये कितने पेयर हैं 3, अगेन टोटल कितने हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी एफ की मीन्स बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या बनी 3/36, इट इज 1/12। ये हमने सेपरेट उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। बट यस अब ये एवरी थ्रो पर चलता रहेगा ना कि कब जीतने के चांसेस क्या है। हमने किसको जिताना है बी को, हमने बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। गेम कहाँ से स्टार्ट हो रही है ए से, ठीक है। बी को ही जिताना है ना, ए को तो जिताना ही नहीं है। अब सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले आपने जब गेम स्टार्ट की सबसे पहले होगा कि ए से होगा। अब हम पहले डिस्कस करें फर्स्ट थ्रो को, ठीक है। ए ने स्टार्ट की, ए को जिताना नहीं है, ए को नहीं जिताना तो वो क्या हो गया ई कॉम्प्लीमेंट। फिर गेम किसके पास जाएगी बी के पास। अब बी को हमने जिताना है तो हो गया एफ, ठीक है। बीच में यहाँ पर इंटरसेक्शन आता रहेगा और ये प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे, एवरी टाइम इंटरसेक्शन होगा प्रोबेबिलिटी। ये तो हो गया फर्स्ट थ्रो। अब मान लो फर्स्ट थ्रो में तो वो नहीं जीता, हम आगे सेकंड पर। सेकंड का मतलब क्या है कि पहले गया ए के पास, ई मीन्स ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, एफ मीन्स बी के जीतने की। नॉट ई मीन्स ए नहीं जीता और नॉट एफ मीन्स बी नहीं जीता। ए को नहीं जिताना, अब गेम जाएगी बी के पास। अब बी को कौन से थ्रो में जिताना है सेकंड थ्रो में, तो फर्स्ट थ्रो में बी भी नहीं जीता। वापिस गेम किसके पास आई ए के पास, उसको तो हमने जिताना ही नहीं है, ठीक है। अब सेकंड टाइम गेम किसके पास गई बी के पास और सेकंड थ्रो में हमने बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, तो यहां सिर्फ हो जाएगा एफ। ये बन गया। अब आज जो थर्ड थ्रो पर, क्योंकि मान लो ना वो फर्स्ट में जीता ना वो सेकंड में जीता, तो हम थर्ड पर जाएंगे ना। तो अब फर्स्ट टाइम ए नहीं जीता, फिर फर्स्ट टाइम बी भी नहीं जीतेगा, सेकंड टाइम ए नहीं जीता, सेकंड टाइम बी नहीं जीतेगा, क्योंकि हमने तो बी को थर्ड में जिताना है। ए को तो कभी जिताने नहीं है ना, तो एवरी टाइम ई कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा। थर्ड टाइम ए नहीं जीता और थर्ड टाइम हमने बी को यहाँ जिताना है। उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें हम कि चांसेस क्या है उसके जीतने के, तो ये कुछ ऐसे बन गया। अब ऐसे फोर्थ टाइम अगर मूव करते हो तो ई कॉम्प्लीमेंट ही आएगा एवरी टाइम। वो क्या बनेगा ई कॉम्प्लीमेंट, यस। फर्स्ट टाइम में ना ए जीता ना बी, फिर सेकंड टाइम में ए नहीं जीता बी नहीं जीता, थर्ड टाइम में ए नहीं जीतना बी ने नहीं जीतना थर्ड टाइम में, फोर्थ टाइम में ए नहीं जीता बट फोर्थ टाइम में बी के जीतने के चांसेस हमने फाइंड आउट करने, तो वो कुछ ऐसे बन जाएगा। और इसको आप कहीं जहां आगे तक कहीं भी मूव लेके जा सकते हो, ठीक है। ये है फोर्थ टाइम के लिए उसकी, तो ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो मैंने इसको हम कंपाइल करके लिख देते, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने यहाँ तक ही लिखे हैं। ये देखो फर्स्ट थ्रो सेकंड थ्रो और थर्ड थ्रो, हमेशा एवरी टाइम नॉट ई ही चलेगा, क्योंकि ए को आपने जिताने नहीं है। नॉट ई मीन्स ए नहीं जीत रहा। और फर्स्ट टाइम में एफ आएगा, सेकंड टाइम जब करेंगे सेकंड थ्रो उसमें सेकंड पोजीशन पर एफ आएगा, उससे पहले एफ ई कॉम्प्लीमेंट नॉट ई नॉट एफ, यही चलता रहेगा। ऐसी जब थर्ड थ्रो की बात होगी तो थर्ड पोजीशन पर जाके एफ आएगा, उससे पहले नॉट एफ और नॉट ई ही आएंगे, ठीक है बेटा। प्लस ऑन अप टू इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। ये हमें नहीं पता कब जाके वो जीतेगा, ठीक बेटा। अब इनको कर दो सेपरेट, वही इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला लगाओ, ये सेपरेट हो जाएंगे। ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये सारे ऐसे सेपरेट कर दिए हमने, ठीक है। सबको हमने ओपन करके सेपरेट कर दिया अप टू इन्फिनिटी तक। और अब सिर्फ पुट करनी है इनकी प्रोबेबिलिटीज। ई के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 1/6। ए के जीतने की थी ना वो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितनी होगी 5/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 1/12, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ कितनी होगी 11/12। बस यहाँ पुट करते जाओ जल्दी से। बस अब तो आपका ऑलमोस्ट हो गया, अब सिर्फ कैलकुलेशन वाला काम ही रह गया, वो हम करते हैं। नॉट ई ना तो 5/6 और एफ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है तो 1/12। यहाँ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इज 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ इज 11/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इज 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 1/12। ऐसे जहां पर नॉट ई है वहां 5/6 और जहां नॉट एफ है वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ है वहां 11/12। ये हम सारी पुट कर देंगे, ठीक है। इनको थोड़ा सा आप कंपाइल करके लिखिए। 5/6 1/12, ये होगा 5/6 is to power 2
और 11/12 एंड 1/12, ये 1 है, ठीक है, 11 नहीं है, यहाँ पर 1 है, ये 1 है, ठीक बेटा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 1 2 3, 3 टाइम्स 5/6, 5/6 रेज़ टू पावर 3, 11/12 2 टाइम्स है तो रेज़ टू पावर 2, और फिर रहता है 1/12 1 टाइम अप टू इन्फिनिटी। इसमें से कुछ कॉमन नजर आ रहा है हमें, 5/6 सब में से हमने कॉमन ले लिया और 1/12 भी सब में से कॉमन आ सकता है, तो फर्स्ट प्लेस पर सिर्फ 1 रहेगा, सेकंड प्लेस पर 5/6 और 11/12 क्योंकि बाकी कॉमन आ गया। यहाँ पर भी 5/6 रेज़ टू पावर 2, 11/12 रेज़ टू पावर 2 एंड ये 1/12 बाहर आ चुका है कॉमन अप टू इन्फिनिटी तक। अब आप ध्यान दो, ये चीज क्या है, ये तो जो टर्म है 12 सेम, ये चीज क्या है, ये एक जीपी है, जीपी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो 5/6 इंटू 11/12, ठीक है। क्यों कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, यही आएगा, थर्ड डिवाइड बाय सेकंड करोगे तब भी 5/6 इंटू 11/12 ही आएगा। और ये इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता था, a/1 माइनस आर, ये लिखा मैंने, इनफाइनाइट जीपी होती है ना, उसका सम का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। सो a की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 माइनस आर, योर आर इज 5/6 इंटू 11/12। बस अब हमने करना है इसको कैलकुलेट करेंगे ये पार्ट से। यहाँ पर जब कैलकुलेशन कर लेंगे ये कितना बनेगा, 55/72, 55/72, एलसीएम ले लोगे तो 72 माइनस 55 और जो अपॉन में 72 है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और फिर ये टर्म बन जाएगी 5/6 1/12, और ये कैलकुलेशन के बाद कितना है 72/17। इसको बेटे कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा 5/17। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी इज 5/17, ठीक है। ये ए ने स्टार्ट किया गेम और बी के जीतने के हमने चांसेस फाइंड आउट किए। वो सेम क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं कि ए के जीतने के चांसेस फाइंड आउट कीजिए, तो आप उस वे में सोचोगे, फिर ए के जीतने के फर्स्ट थ्रो में ए जीत रहे, सेकंड थ्रो में, थर्ड थ्रो में, इसके अकॉर्डिंग मूव करना है, ठीक है। थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करके ना ये क्वेश्चन और इजी लगेगा। अभी मैं सिर्फ वर्बली आपको बता रही हूँ, एक बार इससे अच्छे से गो थ्रू होके फिर आप खुद प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मिले, उनको ध्यान से समझिए, उनको सुनो क्या है वो, उनको ट्राई कीजिएगा आप। ये सब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2013 में भी आया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी कमिंग टू स्कूल इन टाइम आर 3/7 एंड 5/7 respectively. Assuming that the events A coming in time and B coming in time are independent events, find the probability of only one of them coming to school in time. सिर्फ only one, ठीक है ना। मीन्स अगर आप E और F लोगे तो वही होगा, E इंटरसेक्शन F, नॉट F, फिर यूनियन ऑफ नॉट E इंटरसेक्शन F, उस वे में चलेगा, ठीक है। ये सिर्फ आपके लिए हल्का सा हिंट है क्योंकि हमने कर लिया है, तो आप इससे गो थ्रू हो सकते हो, इसको डिस्कस कर सकते हो। यस, और इसका जो आंसर होगा लास्ट में वो कितना होगा, 26/49 आएगा। बहुत इजी से अब तो हमने कर लिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, ये 2015 में आया बेटा। ए एंड बी थ्रोज अ डाई ऑल्टरनेटली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ नंबर ग्रेटर देन 4 एंड विंस द गेम। अब क्या है कि डाई को फेंक रहे हैं, थ्रो अ डाई, एक ही डाई है, पेयर ऑफ डाई नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक डाई है। टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 6 एंड टिल वन ऑफ देम गेट्स अ नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर क्या होना चाहिए, 4 से ग्रेटर, 4 से ग्रेटर मीन्स 5 और 6। तो जीतने के चांसेस क्या हुए, 2 ए के जीतने के चांसेस भी 2/6 मीन्स 1/3, और बी के जीतने के चांसेस भी 1/3 है, ठीक है ना। यही लिखा होना, टिल वन ऑफ देम गेट्स अ नंबर ग्रेटर देन 4 एंड विंस द गेम। दोनों के लिए सेम ही कंडीशन चल रही है। इफ ए स्टार्ट्स द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग, बी के जीतने के चांसेस फाइंड आउट करने, एंड योर आंसर जो लास्ट में आना चाहिए वो होना चाहिए 2/5। ये तो इजी है, जो हमने किया ना उससे ज्यादा इजी है क्वेश्चन। ये हमारे पास बोर्ड में आया था 2015 में। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। 3 person A, B, C throws a die in succession till one of them gets a 6 and wins the game. अब जीतने के चांसेस क्या हैं कि जब तक 6 नहीं आता तब तक वो जीतेंगे नहीं, ठीक है। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ ए बिगिंस। स्टार्ट ए कर है लेकिन अब तीनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जीतने की। ए के भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और सी के जीतने की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके देनी है हमने। और जीतना कब है, जब 6 आता है। अच्छा, 6 के आने के चांसेस क्या होंगे, 6 के आने के, किसी भी नंबर के आने के चांसेस डाई में क्या होते हैं, 1/6, ठीक है। तो इसका मतलब इनके जीतने के चांसेस, जीतने के प्रोबेबिलिटी, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी थ्रो वाइज तो अलग अलग चलेगी, जैसे आपको बताया ना, फर्स्ट थ्रो, सेकंड थ्रो, थर्ड थ्रो, वो होगा। तो ये 1/6 1/6 1/6 ऐसी है। उसके बाद थ्रो वाइज देख लेना, फर्स्ट थ्रो, सेकंड थ्रो, थर्ड थ्रो। तो जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस 36/91 होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जीतने के चांसेस 30/91 और सी के होंगे 25/91। सो ट्राई करना। ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है।
कहीं डाउट हो तो प्लीज आप मेरे से डिस्कस करना। ट्राई करोगे ना बेटा तो कंफर्टेबल फील होगा। और हमने जैसे इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, 3 आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। तो सारे बोर्ड क्वेश्चन कभी भी एक वीडियो में नहीं होते, मैं हमेशा आपको समझाती हूँ। कुछ हम हिंट दे देते हैं, बट यस आप और प्रैक्टिस कीजिए, कुछ और क्वेश्चंस को भी डिस्कस कीजिए, और अदर क्वेश्चंस में भी डाउट आता है तो प्लीज अपने टीचर से मुझसे डिस्कस कीजिए। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय। प्रैक्टिस अलॉट, प्रैक्टिस ही आपको कंफर्टेबल फील करवाएगी सब्जेक्ट के साथ। बाय।